Hey everyone, welcome to the DPP discussion of the topic ray optics। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की पढ़ाई बहुत जबरदस्त तरीके से जोरों शोरों से चल रही होगी, है ना। और जो प्रॉब्लम सॉल्विंग हम करने वाले हैं, जो प्रॉब्लम्स हम आज की मुलाकात में उठाने वाले हैं, उन प्रॉब्लम्स को आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप ऑलरेडी अपना अटेम्प्ट दे चुके होंगे। और अगर किसी भी कारणवश आप में से कोई भी उन प्रॉब्लम्स को अटेम्प्ट करने में अटेम्प्ट नहीं कर पाया हो, वो डेफिनेटली मेरे साथ साथ ही वीडियो के डिस्कशन के दौरान वीडियो को पॉज करे और उन प्रॉब्लम्स को अटेम्प्ट जरूर करें, एंड देन यू कैन रिज्यूम द वीडियो फॉर आवर फर्दर डिस्कशन। ऑलराइट, तो चलिए शुरू करते हैं सवालों का सिलसिला और देखते हैं कि क्या लाया है ये डीपीपी हमारे लिए। ठीक है, हमारी कोशिश ये रहेगी कि साथ में ना ही सिर्फ इन प्रॉब्लम से जूझा जाए, इन्हें सॉल्व किया जाए बढ़िया तरीके से, बल्कि इनसे रिलेटेड किस तरीके के और सवाल बोर्ड एग्जाम्स में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, सेट जेई और सेट नीट, किस तरीके के प्रॉब्लम्स या किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं, उन पे हम रोशनी डालेंगे और उनसे रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स भी सीखेंगे जो कम समय लगाते हुए ज्यादा एक्यूरेसी के साथ आपको सक्सेसफुल बनाने में हेल्प करे, ज्यादा स्कोर करने में हेल्प करे। ऑलराइट, तो चलिए, जर्नी हमारी काफी लंबी है तो सीखते तो चलेंगे ही। आइए बात करते हैं पहले सवाल की। द क्वेश्चन सेज a light rays incident on a plane mirror at an angle of 30 degrees with the horizontal। तो जो कह रहा है वैसा मानते चलते हैं कि भाई हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री बनाते हुए एक इंसिडेंट रे आप लेकर गए हैं। ये एंगल कितना है बेटे? 30 डिग्रीज। ठीक है, और आपसे कहा जा रहा है एट व्हाट एंगल विद द हॉरिजॉन्टल मस्ट अ प्लेन मिरर बी प्लेस्ड इन इट्स पाथ सो दैट इट बिकम्स वर्टिकली अपवर्ड्स आफ्टर रिफ्लेक्शन। यानी कि रिफ्लेक्शन के बाद मान लेते हैं ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बनेगा मिरर के साथ। रिफ्लेक्शन के बाद हमारी जो रिफ्लेक्टेड रे है बॉस, वो वर्टिकली अपवर्ड्स जानी चाहिए, ऐसा कहा जा रहा है। तो बताइए, ऐसा करने के लिए प्लेन मिरर का हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना हो? सवाल तो ये है। तो हम इसे कैसे डील करेंगे? हम कहेंगे कि सर नॉर्मल इनके बीच में कुछ इस प्रकार से लाई करेगा कि हमारा जो एंगल ऑफ इंसिडेंस हो, लेट इट बी थीटा, यही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होना चाहिए। ये तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होता है भाई, आई और आर बराबर। तो ये भी किसके बराबर हो जाएगा? थीटा के। ये भी किसके बराबर होगा? थीटा के। एंड अगर ये नॉर्मल है एंड इफ दिस इज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, देन डेफिनेटली नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस मिरर से तो 90 डिग्री पे होता है बॉस। यानी आपका प्लेन मिरर जो है वो कुछ इस प्रकार से स्थित होगा। ठीक है, दिस इज योर मिरर। क्लियर है? और यदि आप देखें कि यदि ये मिरर नहीं आता तो आपकी इंसिडेंट रे यूं जाती, यदि ये मिरर नहीं आता तो आपकी इंसिडेंट रे यूं जाती, हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्रीज पर जाती। पर मिरर की वजह से ये हॉरिजॉन्टल से 90 डिग्री पे यानी वर्टिकली जा रही है। इसका मतलब ये जो एंगल ऑफ डेविएशन है आपके पास, ये कितना निकल कर आया बेटे? ये 60 डिग्री निकल कर आया, है ना। तो आप क्या बोल पाएंगे? आप बोल पाएंगे शेयर जो डेल का एंगुलर डेविएशन का फॉर्मूला आपने सीखा होगा, ना याद हो तो आज के बाद ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस पे बेस तो डायरेक्ट सवाल पूछे जाते हैं। प्लेन मिरर के केस में एंगुलर डेविएशन का फॉर्मूला होता है बच्चों 180 माइनस 2i। 180 माइनस 2i। तो आप देख सकते हैं कि एंगुलर डेविएशन डेल जो है बेटा वो 60 डिग्रीज है। दैट इज इक्वल टू 180 माइनस 2 इंटू, हम पता करना चाहते हैं, मान लीजिए ये एंगल ऑफ इंसिडेंस। मान लेते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस हम कितना पता करना चाहते हैं? ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हम पता करना चाहते हैं थीटा। सो इट विल बी थीटा। तो यहां से देखिए, ये 2 थीटा निकल कर आया 180 डिग्रीज माइनस 60 डिग्रीज यानी 120 डिग्रीज। तो थीटा कितना निकल कर आ गया? थीटा निकल कर आ गया 120 बाय 2। 120 बाय 2 दैट इज 60 डिग्रीज। थीटा की वैल्यू आ गई है 60 डिग्रीज। अब इससे पता क्या चला? देखिए थीटा की वैल्यू कितनी हो गई यार? थीटा की वैल्यू हो गई 60 डिग्रीज। ये एंगल 60 है तो ये वाला एंगल भी तो इधर 60 होगा, और अगर ये 60 है, टोटल एंगल 90 है, तो बेटा ये कितना हो गया? 30 डिग्रीज। एंड इफ दिस इज 30 डिग्रीज तो ये कितना हो गया? 60 डिग्रीज। तो आप क्या बोलेंगे कि मिरर का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन हॉरिजॉन्टल के साथ कितना है? 60 डिग्री। सो एट व्हाट एंगल विद द हॉरिजॉन्टल मस्ट अ प्लेन मिरर बी प्लेस्ड इन इट्स पाथ सो दैट इट बिकम्स वर्टिकली अपवर्ड्स। तो आंसर कितना निकल कर आया? आंसर निकल कर आ गया है हमारा, आंसर इज that is 60 degrees. That's your result.
आंसर निकल कर आया 60 डिग्रीज विद द हॉरिजॉन्टल। ज्योमेट्रिकली एंगल ही डिटरमाइन करना है, फिजिक्स ने तो सिर्फ डेविएशन के रूप में हमारा साथ दिया है ना। चलिए बात करते हैं। वैसे भी रे ऑप्टिक्स बच्चों टॉपिक ऐसा है जिसमें आप ज्योमेट्री का ही प्रयोग करेंगे, रे की ही तो प्रॉपर्टीज यूटिलाइज होंगी। तो आपकी जो बचपन से लेके आज तक आपने ज्योमेट्री सीखी है, से अबाउट दी पैरेलल लाइंस, ट्रांसवर्सल, ट्राइंगल की ज्योमेट्री, क्वाड्रिलेटरल की ज्योमेट्री वगैरह वगैरह, पूरे रे ऑप्टिक्स में आपको उसी के बारे में बार बार बात करनी है। a bit of trigonometry and a lot of geometry। चलिए आगे बात करते हैं। सवाल नंबर 2 है हमारे सामने, a ray of light is incident on a plane mirror at an angle of 30 degrees as shown in the figure। Now the mirror is rotated, मिरर के रोटेशन के बारे में बात है भाई, through 30 degrees in anti-clockwise direction। Find the angle and sense of rotation of the reflected ray, sense of rotation of the reflected ray। तो देखो हो क्या रहा है, यदि आप इस मिरर को उठा के 30 डिग्रीज रोटेट करने लगे, यदि आप इस मिरर को उठा के 30 डिग्रीज रोटेट करोगे लाइक दिस, तो डेफिनेटली इसका नॉर्मल भी क्या होगा, 30 डिग्रीज रोटेट हो जाएगा। और अगर इसका नॉर्मल 30 डिग्रीज रोटेट हो जाएगा तो देखिए डायग्राम आपके पास किस प्रकार का आएगा, डायग्राम आपके पास कुछ इस प्रकार का आएगा कि वैसे भी तो नॉर्मल के साथ एंगल जो बन रहा था इंसिडेंट रे का, वो कैसा बन रहा था, वैसे भी नॉर्मल के साथ जो एंगल बन रहा था वो 30 डिग्रीज बन रहा था। अगर मिरर को उठा के रोटेट ही कर दिया जाएगा, इन दैट केस आप क्या बोलेंगे कि भाई जो हमारी लाइट रे है वो स्ट्राइक कर रही है नॉर्मल के अलोंग, तो बाउंस बैक भी करेगी नॉर्मल के अलोंग। सीधी सी बात है, मिरर को 30 डिग्री रोटेट कीजिए, नॉर्मल भी 30 डिग्री रोटेट हो गया। ये पुराना वाला नॉर्मल जब 30 डिग्री रोटेट होगा तो अब ये इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में होगा, एज इफ incident ray is striking the mirror perpendicularly or normal incidence, then in that case आप क्या बोलेंगे कि सर रिफ्लेक्टेड रे भी यूं ही बाउंस बैक करेगी। तो इंसिडेंट रे भी यही है और रिफ्लेक्टेड रे भी यही है। पुरानी रिफ्लेक्टेड रे कहां थी, पुरानी रिफ्लेक्टेड रे यहां थी लाइक दिस। तो आप कहेंगे पहले सर ये 30 डिग्रीज तो कुल मिला के कितना 60 डिग्रीज, ये पुरानी रिफ्लेक्टेड रे है आर इनिशियल, आर फाइनल किधर है भाई, इधर ही बाउंस बैक होगी। तो आर फाइनल, तो पुरानी रिफ्लेक्टेड रे आर इनिशियल से फाइनल रिफ्लेक्टेड रे आर फाइनल तक आप क्या कहेंगे, कितना एंगल घूमना पड़ा है। फाइंड द एंगल एंड सेंस ऑफ रोटेशन ऑफ द रिफ्लेक्टेड रे। द आंसर इज 60 डिग्रीज इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस, 60 डिग्रीज इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस। बात आ गई है समझ में। वैसे तो इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ प्लेन मिरर एक डिटेल्ड टॉपिक है, उस टॉपिक के बारे में अगर मौका मिला, वक्त मिला तो जरूर डिस्कस करेंगे, क्योंकि उससे रिलेटेड भी कई सारे छोटे छोटे मगर इंपॉर्टेंट सवाल एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, क्लबिंग विद सम अदर कॉन्सेप्ट। ठीक है बच्चों, और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को फोड़ने का एक तरीका बड़ा सिंपल सा है कि जितने भी सवाल हैं उनकी यूएसपी को समझा जाए, उनकी खासियत को समझा जाए। और खासियत यह हो सकती है एज फार एज फिजिक्स इज कंसर्न कि एक टॉपिक से डायरेक्ट सवाल नहीं दिया गया, चंद टॉपिक्स को मिलाकर वो सवाल बनाकर आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। तो डील भी वैसे ही करेंगे, किसी भी बड़े सवाल को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटेंगे एंड वी आर गोइंग टू डील विद इट। ऑलराइट, चलिए बात करते हैं हम अगले सवाल की। Our next question is, consider a ray of light is incident on a plane mirror M. If deviation produced by the mirror in the incident light ray is 120 degrees, then find angle I and angle R. तो मैं आपको याद दिला दूं कि हमारा फॉर्मूला क्या होता है डेविएशन का। We know, अभी मैंने बताया भी था बेटे, एंगुलर डेविएशन का फॉर्मूला होता है 180 माइनस 2i। 180 माइनस 2i आपसे पूछा गया है if deviation produced by the mirror in the incident light is 120 degrees, यानी अगर ये 120 degrees है, that is 180 degrees minus 2i, तो यहां से देखिए बेटा i क्या निकल कर आ जाएगा, it will be 180 degrees minus 120 degrees यानी 60 degrees, और इसको डिवाइड करेंगे 2 से, यानी the result will be 30 degrees. So the correct result is i और r दोनों 30 degrees के बराबर निकल कर आएंगे सर। quite a simple problem it is, है ना। चलिए अब अगले सवाल के बारे में बात करते हैं। क्या है हमारा अगला सवाल। Our next question is, a ray of light is incident on a plane mirror at an angle of 30 degrees. The deviation produced in the ray is. A ray of light is incident on a plane mirror at an angle of 30 degrees. और आपसे पूछा गया है कि डेविएशन कितना है। तो अब देखो, जब आपसे कहा जाए at an angle of 30 degrees,
तो जनरली ना दो केसेस आपके सामने हो सकते हैं। ये कोई बहुत ज्यादा एप्रोप्रिएट या बहुत ज्यादा ऑथेंटिक लैंग्वेज नहीं है। क्यों सर, ऐसा क्यों कहा आपने? क्योंकि मान लीजिए नॉर्मल ये है और एग्जामिनर ने कहा है अ रे ऑफ लाइट इज फॉलिंग ऑन इट एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्रीज। तो जब एंगल ऑफ इंसिडेंस कहा जाता है तो वो एंगल नॉर्मल के साथ बनता है, और जब भी कहा जाए कि किसी सरफेस पे कोई रे पड़ रही है तो वो जो एंगल है वो सरफेस के साथ बनता है। व्हाट आई मीन टू से इज कि हो सकता है इस सवाल का जवाब ये हो कि सर ये एंगल 30 डिग्रीज है तो इसे ऐसे ही चले जाना चाहिए। यानी अगर ये आपकी इंसिडेंट रे है और ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे है तो क्या आप मुझे बता सकते हैं आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा? दैट विल बी 60 डिग्रीज, वो निकल कर आएगा। और अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्रीज है देन हियर यू आर गोइंग टू से कि डेविएशन का फॉर्मूला है बेटे 180 माइनस 2i, यानी दैट विल बी 180 माइनस 2 इंटू 60 डिग्रीज, सो दैट इज 180 माइनस 120 डिग्रीज एंड दैट इज इक्वल टू 60 डिग्रीज। दैट विल बी योर रिजल्ट। ये तो हो गया एक तरीका, मैं इसी को ज्यादा प्रेफर करता हूं। एंगल इज मेड विद दी सरफेस। केस 2, यदि आप ये कंसिडर करें कि नहीं नहीं सर हमने तो जितने एंगल देखे हैं वो एंगल ऑफ इंसिडेंस वाले देखे हैं, एग्जामिनर हमें वही बताता है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं जब भी ऐसा मेंशन हो कि कोई रे किसी सरफेस के साथ एंगल बना रही हो तो वो रे और सरफेस के बीच का एंगल होता है। और अगर वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो या तो बकायदा बोला जाएगा कि वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है या फिर कहा जाएगा दैट इज द एंगल मेड बाय द इंसिडेंट रे विद द नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, है ना? तो हम क्या बोलेंगे? हम कहेंगे कि सर केस 2 में क्या है? केस 2 में आप ये कह सकते हैं कि लाइट रे ने एंगल बनाया नॉर्मल, दिस इज योर इंसिडेंट रे, नॉर्मल के साथ एंगल बनाया कितना? 30 डिग्रीज, और आपने कहा इतना ही एंगल बनाते हुए रिफ्लेक्टेड रे बाहर चली जाएगी, दिस विल बी योर 30 डिग्रीज अगेन। सो यू विल से हियर डेल की जो वैल्यू है दैट विल बी 180 माइनस 2i, यानी आप लिखेंगे 180 माइनस 2 इंटू 30 डिग्रीज। इसका मतलब द रिजल्ट विल बी 120 डिग्रीज, द रिजल्ट विल बी 120 डिग्रीज। और आप गौर से देखें तो हमारे पास दोनों ऑप्शन सही है। मैं लैंग्वेज के बेसिस पे आपको कहना चाहूंगा कि 60 डिग्री को आई विल प्रेफर मोर, क्योंकि जब कहा गया है इंसिडेंट ऑन अ प्लेन मिरर एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, तो लाइट रे इंसिडेंट की गई है लेकिन एंगल जो है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस ही है, ये बकायदा बोला नहीं गया है। तो मेरे हिसाब से दोनों ही सॉल्यूशन आपको समझ में आने चाहिए। और इनफैक्ट मैं आपको एक प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन यार हम लोग साथ मिलकर जरूर लगाएंगे, जिसमें मैं आपको सारी किताबों में जितनी भी फेमस बुक्स हैं, जितनी भी अच्छी बुक्स हैं, जितने भी अच्छे सोर्सेज हैं, उनमें जो जो सवाल ऐसे अवेलेबल हैं जिनके 2 केसेस बनते हैं स्पेशली ऑप्टिक्स के टॉपिक में, वो सारे सवाल मैं आपके सामने लेकर आऊंगा। तो आपको समझ में आएगा कि नहीं नहीं किताबें अगर लिखी भी गई है तो भी उनमें कई बार चूक हो जाती है, कई बार पढ़ते पढ़ाते समय हमारा दिमाग इतना ओपन नहीं होता, लेकिन क्योंकि मैं आपके साथ हूं और मैं आपको सिखा रहा हूं सोचना, तो भाई हमें ये बात समझ में आनी चाहिए कि अगर कोई स्टेटमेंट लिखी गई है तो उस स्टेटमेंट के कितने डायमेंशंस हो सकते हैं, कैसे कैसे हम उसे सोच सकते हैं। क्लियर है? बाकी तो सीखते रहेंगे यार, अभी तो मुलाकात हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बारी है आगे बढ़ने की। और अगला सवाल है प्लेन मिरर प्रोड्यूसेस अ मैग्निफिकेशन ऑफ। तो आपको बता दूं मैग्निफिकेशन जो है थोड़ा सा याद दिलाना चाहूंगा, वैसे तो इसका जवाब आप जानते हैं कि प्लेन मिरर जो है वो उसका मैग्निफिकेशन +1 होता है, लेकिन फिर भी आइए हल्की सी रोशनी डाल लेते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन के टॉपिक पर, लीनियर मैग्निफिकेशन के टॉपिक पर। और क्या है ये लीनियर मैग्निफिकेशन का टॉपिक? लीनियर मैग्निफिकेशन का टॉपिक है कि सर अपना जो लीनियर मैग्निफिकेशन है ये हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, और ये -v/u हो जाता है मिरर्स के लिए, -v/u हो जाता है मिरर्स के लिए। याद रखने का तरीका भाई 1/v + 1/u = 1/f। तो मिरर फॉर्मूला में बेटे बीच में प्लस आता है, मिरर फॉर्मूला में प्लस आता है तो उसके मैग्निफिकेशन में माइनस आएगा। और लेंस के लिए ये +v/u हो जाता है फॉर लेंसेस, और आप कहेंगे लेंस फॉर्मूला में ये 1/v - 1/u = 1/f होता है। तो लेंस फॉर्मूला में बीच में नेगेटिव है तो उसके मैग्निफिकेशन में पॉजिटिव है, मिरर फॉर्मूला में बीच में पॉजिटिव है तो उसके मैग्निफिकेशन में नेगेटिव है। दिस इज जस्ट टू रिमेंबर, याद रखने का तरीका है बॉस। सही है? चलिए, इससे हमें 2 बातें पता चलती है। पहली बात हमें इससे पता चलती है
साइन के बारे में, साइन के बारे में। साइन हमें क्या बताता है मैग्निफिकेशन का? तो आप कहते हैं यदि लीनियर मैग्निफिकेशन बेटे पॉजिटिव है, पॉजिटिव, तो इसका मतलब होता है वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनेगी। फिलहाल आप इरेक्ट पे ध्यान रखें, इसका मतलब होता है इरेक्ट इमेज। और यदि लीनियर मैग्निफिकेशन बेटे नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव, तो इसका मतलब है कैसी इमेज बनेगी? इन्वर्टेड, इन्वर्टेड। और जनरली नॉट नेसेसरीली, हमेशा नहीं, जनरली इन्वर्टेड इमेज रियल भी होती है। तो ये निकल कर आया। इसी के साथ हम ये भी देख सकते हैं कि मैग्नीट्यूड के साथ क्या पता चलता है? मैग्नीट्यूड, तो आप बोलेंगे कि सर मैग्निफिकेशन का साइन अलग से देखिए और मैग्नीट्यूड अलग से देखिए। यदि मॉड ऑफ लीनियर मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 है, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 है बेटे, तो हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से ज्यादा रही होगी। तो आप क्या बोलेंगे? एनलार्ज्ड इमेज। यू विल से इमेज विल बी एनलार्ज्ड, एनलार्ज्ड इमेज। सही? अच्छा, और आप क्या बोल सकते हैं? आप बोल सकते हैं यदि लीनियर मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड जो है वो इक्वल टू 1 होगा, तो इसका मतलब हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर रहेंगे। और यदि ये बराबर रहेंगे तो आप कहेंगे सेम साइज, इमेज इज ऑफ सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। और यदि लीनियर मैग्निफिकेशन का न्यूमेरिकल वैल्यू मैग्नीट्यूड लेस देन 1 आया, तो आप कहेंगे सर फ्रैक्शन का वैल्यू लेस देन 1 तब आता है जब डिनोमिनेटर बड़ा हो और न्यूमरेटर छोटा हो। तो यानी कि डिमिनिश्ड इमेज, हाइट ऑफ इमेज कम है, यानी कि आप क्या बोलोगे? डिमिनिश्ड इमेज, डिमिनिश्ड इमेज। तो यदि आप प्लेन मिरर के बारे में बात करें, तो प्लेन मिरर कैसा इमेज देता है बेटे? प्लेन मिरर देता है वर्चुअल, इरेक्ट एंड ऑफ सेम साइज, वर्चुअल, इरेक्ट एंड ऑफ सेम साइज। तो आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे सर इरेक्ट होने के कारण मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होना चाहिए और सेम साइज होने के कारण उसका न्यूमेरिकल वैल्यू 1 होना चाहिए, यानी पॉजिटिव ऑफ 1 होना चाहिए, प्लस 1 होना चाहिए। फंडे हो गए क्लियर? याद रहेगा, ना ही सिर्फ प्लेन मिरर की मैग्निफिकेशन रटना नहीं है, रटना नहीं है। प्लेन मिरर की ही मैग्निफिकेशन याद नहीं रखनी बच्चों, बल्कि यह भी याद रखना है कि मैग्निफिकेशन के बारे में उसका साइन एक अलग बात बताएगा, नेचर ऑफ इमेज। साइन क्या बताएगा? नेचर ऑफ इमेज। साइन क्या बताएगा? नेचर ऑफ इमेज। और मैग्नीट्यूड क्या बताएगा? साइज ऑफ इमेज। साइन बताएगा नेचर ऑफ इमेज, मैग्नीट्यूड बताएगा साइज ऑफ इमेज। तो इस बात को मन में बिठाते हुए कि लीनियर मैग्निफिकेशन के मात्र वैल्यू से ही हमें काफी कुछ पता चल सकता है, इस बात को मन में रखते हुए आइए बढ़ाते हैं डिस्कशन को थोड़ा सा और आगे। और अब बारी है डीपीपी 2 की। तो चंद सवाल हमारे पास रे ऑप्टिक्स के डीपीपी 2 के भी हैं। कोशिश करेंगे इतने ही इंटरेस्ट के साथ इसे समझने की और इस उम्मीद के साथ कि आपने अटेम्प्ट किया होगा। यदि अटेम्प्ट ना किया हो बच्चों, तो अभी वीडियो को पॉज कीजिए, अलग अलग सवालों पे अपना अटेम्प्ट दीजिए, देन उसको रिज्यूम कीजिए, सो दैट आप ये भी देख सकें कि हमारा अंदाज क्या है इन सवालों को सॉल्व करने का, और फिर साथ में सीखेंगे और अच्छी सी रैंक ग्रैब करके आएंगे, है ना? आइए बात करते हैं। अगला सवाल है, टू प्लेन मिरर्स आर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर एट अ सेपरेशन ऑफ 6 मीटर एज शोन इन द फिगर। फाइंड द नंबर ऑफ इमेजेस ऑफ द ऑब्जेक्ट ओ, सेपरेशन बिटवीन द फिफ्थ इमेज। तो देखो यार, ये आपने सलून में भी देखा होगा या किसी मंदिर में देखा होगा या किसी म्यूजियम में देखा होगा कि अगर मेरे लेफ्ट वाली दीवार मिरर है, राइट वाली दीवार भी मिरर है और दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं और मैं उनके बीच में खड़ा हूं, इन दैट केस होगा क्या? इधर देखूंगा तो भी अनंत इमेजेस दिखेंगी और इधर देखूंगा तो भी अनंत इमेजेस दिखेंगी। दिखती है ना? ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि मुझे एज एन ऑब्जेक्ट ट्रीट करते हुए मिरर 1 ने इमेज बनाई और मुझे ही एज एन ऑब्जेक्ट ट्रीट करते हुए मिरर 2 ने भी इमेज बनाई। लेकिन मिरर 1 की जो इमेज है अगले ही मोमेंट पे वो मिरर 2 के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी और मिरर 2 की जो इमेज है वो मिरर 1 के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी और फिर से ये अपनी अपनी इमेजेस बना लेंगी, फिर से ये एक दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेंगी और फिर से अपनी अपनी इमेजेस बना लेंगी, एंड इट विल कीप ऑन हैपनिंग। ये तो अनंत काल तक होता ही रहेगा। इसीलिए आप कहते हैं कि इमेजेस भी अनंत बनती हैं, इनफाइनाइट बनती हैं। लॉजिक ध्यान रखिएगा, एक मिरर की वजह से बनने वाली इमेज दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट का काम करने वाली है बच्चों। तो आप ये कह सकते हैं
कि पहले पार्ट का जवाब क्या है, इनफाइनाइट इमेजेस, इनफाइनाइट इमेजेस। ठीक है, इसे फॉर्मूले बेसिस पे भी प्रूव करने की कोशिश कर ही सकते हैं, है ना। 360 बाय थीटा करते हैं ±1 करके, वो सारी छोटी छोटी बातें आपने सीखी होगी, इस्तेमाल होगा तो मैं उस फॉर्मूले को लगाऊंगा, मगर तब तक के लिए तो मैं यही कहूंगा फिजिक्स है भाई, फील होनी चाहिए, है ना। तो फीलिंग के बेसिस पे बात करने वाले हैं हम। चलिए, आपसे कहा जा रहा है सेपरेशन बिटवीन फिफ्थ इमेज, और इसमें मैं आपको सिखाने वाला हूं पैटर्नलिस्टिक अप्रोच। पैटर्नलिस्टिक अप्रोच का मतलब होता है एक पैटर्न के बेसिस पे बात करना। पैटर्नलिस्टिक अप्रोच एक पैटर्न के बेसिस पे बात करना, पैटर्न के बेसिस पे बड़े बड़े आंसर्स को जल्दी जल्दी निकाल देना। तो देखिए वो पैटर्न क्या है, मैंने इसको नाम दिया मिरर 1 और मैंने इधर वाले को नाम दिया मिरर 2। तो मिरर 1 और मिरर 2, ठीक है बॉस। अब यदि मैं आपसे पूछूं कि बताइए मिरर 1 की वजह से पहली इमेज मिरर 1 से कितना लेफ्ट में बनी होगी, तो आप कहेंगे टोटल दूरी 6 मीटर है सर, उसमें 2 मीटर बाद तो ऑब्जेक्ट है, लाइक 2 मीटर पहले ऑब्जेक्ट है, तो इस वाले मिरर से कितनी दूरी हुई, 4 मीटर। स्वाभाविक है ये बात। तो प्लेन मिरर के कितना पीछे इमेज बनेगी, 4 मीटर, 4 मीटर। तो आप कहेंगे सर पहली वाली जो इमेज है ना, फर्स्ट इमेज, दोनों मिरर की वजह से यहां लिख देते हैं कितनी कितनी दूरी पे बनेगी, सेकेंड इमेज, थर्ड इमेज, फोर्थ इमेज एंड फिफ्थ इमेज। ठीक है, ठीक है जी। अच्छा, पैटर्न क्या अभी समझेंगे, लेकिन उससे पहले यही ऑब्जेक्ट मिरर 2 की वजह से 2 मीटर राइट में एक इमेज बनाएगा, तो आपने कहा 2 मीटर। अब ये जो 4 मीटर है ये दूरी किससे है, ये दूरी है मिरर 1 से लेफ्ट की, और ये जो 2 मीटर दूरी है ये दूरी किससे है, मिरर 2 से राइट की, है ना। इसका मतलब आपको करना क्या है, राज की बात सुनो। आपको ना दोनों मिरर्स के बीच की सेपरेशन, ये जो 6 मीटर है, ये जोड़ते चले जाना है। क्यों ऐसा करना है, कभी फुर्सत में बात करेंगे। अभी मुझे उम्मीद है आपको पढ़ा दी गई होगी ये बात, और अगर नहीं सीखी है आपने तो भी चिंता का कोई विषय नहीं है। एक अच्छा सा चैलेंजर डीपीपी रखेंगे, साथ में मिलेंगे, और अच्छे अच्छे जो छोटे छोटे माइनर टॉपिक्स हैं उनके बारे में भी रोशनी डालकर काम करेंगे। फिलहाल क्या है, फिलहाल मुद्दे की बात, कंक्लूजन सुनो, कंक्लूजन पकड़िए। कंक्लूजन ये है कि अब आपको इनके बीच की दूरी को ऐड करते करते चलना है, फिर जो रिजल्ट आएगा उसमें ऐड करना है, फिर जो रिजल्ट आएगा क्रॉस में उसमें ऐड करना है, फिर जो रिजल्ट आएगा उसमें ऐड करना है। यानी आप ये कहोगे कि सर लेफ्ट वाले से 4 मीटर लेफ्ट में इमेज है और राइट वाले से 2 मीटर राइट में, लेकिन लेफ्ट वाले की वजह से आने वाली इमेज अब राइट वाले के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, और राइट वाले की वजह से आने वाली इमेज लेफ्ट वाले के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। 6-6 मीटर की दूरी पर होगी, तो ऐड करते चलो। 4 में 6 ऐड किया 10 मीटर, 2 में 6 ऐड किया 8 मीटर, 8 में 6 ऐड किया 14 मीटर, 10 में 6 ऐड किया 16 मीटर, 16 में 6 ऐड किया 22 मीटर, और 14 में 6 ऐड किया 20 मीटर, 20 में 6 ऐड किया 26 मीटर, और 22 में 6 ऐड किया 28 मीटर। तो पहली इमेज, दूसरी इमेज, तीसरी इमेज, चौथी इमेज, पांचवी इमेज, और पांचवी के बीच का सेपरेशन पूछा है। तो आप बोलोगे कि फाइनल सेपरेशन कितना होगा, यही देख लेते हैं। ये फाइनल सेपरेशन होगा, आप कहेंगे सर कायदे से देखिए, लेफ्ट वाले से लेफ्ट में कितने मीटर पे हैं आप, 28 मीटर पे। राइट वाले से राइट में कितने मीटर पे हैं आप, 26 मीटर पे। और लेफ्ट और राइट के बीच का गैप कितना है बेटा, 6 मीटर है। ऐड देम अप, ऐड कीजिए ना। तो 28 प्लस 26 करेंगे 54 आएगा, 54 प्लस 6 करेंगे 60 मीटर हमारा जवाब है। 60 मीटर हमारा जवाब है, और इस पैटर्न को आगे कंटिन्यू करते रहेंगे तो हमारे बड़े से बड़े जवाब इजीली निकल जाएंगे। कैलकुलेशन में मत फंसिएगा, पैटर्न आइडेंटिफाई कर लीजिएगा। लेफ्ट वाले से लेफ्ट में, राइट वाले से राइट में, फिर दोनों की सेपरेशन को क्रॉस में ऐड करते चलिए, हो गया काम, है ना। सीख चुके हो। चलिए बात करते हैं अब अगले सवाल की। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है टू गेट 3 इमेजेस ऑफ अ सिंगल ऑब्जेक्ट वन शुड हैव 2 प्लेन मिरर्स एट एन एंगल ऑफ। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, नंबर ऑफ इमेजेस जो होते हैं, ये नंबर ऑफ इमेजेस n का फॉर्मूला होता है 360 बाय थीटा ग्रेटेस्ट इंटीजर -1। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं नंबर ऑफ इमेजेस अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 3 दिए गए हैं, दैट इज 360 बाय थीटा -1। तो यहां से ये +1 हो गया, इट इज 4 एंड इट इज 360 बाय थीटा
तो इसका मतलब है थीटा कितना निकल कर आ गया 360/4 यानी कि 90 डिग्रीज। तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या होगा ऐसी सूरत में? ऑप्शन सी 90 डिग्रीज। फंडा क्लियर है? बढ़ाएं डिस्कशन को थोड़ा सा और आगे। आइए देखते हैं अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है टू प्लेन मिरर्स M1 एंड M2। ये मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट कैटेगरी ऑफ सवाल है, क्योंकि इसमें फिजिक्स ज्यादा नहीं लगती, इसमें फिजिक्स बहुत कम लगती है, माइनर सी क्यूट क्यूट सी फिजिक्स लगती है और ज्यादा ज्योमेट्री लगती है, सिमेट्री लगती है। एंड डू रिमेंबर इट, ज्योमेट्री एंड सिमेट्री आर इक्वली ओल्ड एंड इक्वली इंपॉर्टेंट, है ना। कई बार हम सिमेट्री के बेसिस पे जवाब देते हैं कि सर दिल कह रहा है, फीलिंग आ रही है ऐसा होगा, लॉजिक वॉजिक मत पूछिए। और कई बार हम ज्योमेट्रिकली लॉजिकल बेसिस पे अपनी बात करते हैं, है ना। तो फिजिक्स तो इन्हीं पे बेस्ड है। आइए शुरू करते हैं। सवाल क्या है? सवाल है थीटा की वैल्यू बतानी है कि पहली रे पहले M1 के पैरेलल आ रही है और दूसरी रिफ्लेक्शन के बाद M2 के पैरेलल जा रही है। तो मैं बस इसका एक मैग्निफाइड व्यू बनाने में खुश हो जाऊंगा, क्योंकि मैं बड़ी सी फिगर बनाऊंगा एंगल शैंगल के बेसिस पे, ज्योमेट्री लगा के या ट्रिग्नोमेट्री लगा के अपना काम हो जाना चाहिए। ठीक है बॉस। तो आपने कहा कि सर इसको नाम दिया मिरर M1 और इस वाले को नाम दिया है मिरर M2। ठीक है, पहली रे कैसी आई? पहली रे M1 के पैरेलल आई 10, सेकेंड रिफ्लेक्शन के बाद वो M2 के पैरेलल चली गई। सो दिस इज रे 1 एंड आफ्टर दैट दिस इज रे 2। सही है क्या? ठीक है। और बीच का एंगल आपको दिया गया है थीटा, और थीटा की वैल्यू आपको बतानी है। तो मेरा मानना तो यह है कि जब तक बारी है, देखो ये नॉर्मल ड्रॉ कर दिया आपने N2 और ये नॉर्मल ड्रॉ कर दिया आपने N1। मेरा मानना यह है कि जब तक पैरेलल लाइंस टर्म यूज किया गया है तब तक पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया जाए। तो करते हैं जी। आपने कहा कि सर यदि ये एंगल थीटा है, पैरेलल लाइंस ट्रांसवर्सल, तो ये वाला एंगल भी थीटा होना चाहिए। यदि ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। और यदि ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ऑलराइट। तो अगर ये थीटा है तो ये कितना आ गया? क्योंकि नॉर्मल आपने ड्रॉ किया है, दिस मस्ट बी 90 माइनस थीटा, बट आई और आर बराबर है तो दिस मस्ट बी 90 माइनस थीटा। मगर क्योंकि ये नॉर्मल है सो दिस विल बी थीटा अगेन। ऑलराइट। सिमिलरली आप कहेंगे कि अगर ये एंगल थीटा है तो दिस मस्ट बी 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये नॉर्मल है, और एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर 90 माइनस थीटा है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 90 माइनस थीटा होना चाहिए। और अगर ये भी 90 माइनस थीटा है तो क्योंकि ये नॉर्मल है दिस मस्ट बी अगेन थीटा। तो इस ट्राइंगल में व्हाट यू कैन से, इस ट्राइंगल में आप कह पाएंगे कि सर तीनों के तीनों एंगल्स जो हैं वो थीटा, थीटा और थीटा आ रहे हैं। दे सम अप टू 180 डिग्री। सो द ट्राइंगल मस्ट बी ऑफ इक्विलेटरल टाइप एंड द एंगल इज 60 डिग्रीज। एंगल इज 60 डिग्रीज। Easy and interesting, है ना? So finally this completes the discussion of DPP1 and DPP2 of ray optics. मुझे ऐसी उम्मीद है कि बहुत जल्दी बहुत सारे इंटरेस्टिंग, इंपॉर्टेंट और स्कोरिंग सवालों के साथ हमारी मुलाकात होगी। ना कि सिर्फ हम अपनी बोर्ड की प्रिपरेशन को पहले से ज्यादा मजबूत करेंगे, बल्कि अभी से ही तैयारी करेंगे अगले साल आने वाले हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की। एंड यस, जैसा कि मैं पहले भी बहुत अच्छे अच्छे सिंगल डिजिट और डबल डिजिट रैंक प्रोड्यूस कर चुका हूं, आप लोगों के साथ खड़े रहकर भी, आप लोगों को सिखाते हुए भी, खुद से और आपसे यही उम्मीद है और यही वादा है कि definitely we are going to ensure our selection and yes we are going to grab very good ranks. All right, so तब तक के लिए all the best. Bye bye.